हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेनरी फेयल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। इसमें हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। यहाँ पे हेनरी फेयल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये 14 प्रिंसिपल्स सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? जो भी काम है वो पूरा का पूरा काम एक ही इंसान नहीं कर सकता है, इसलिए जो भी पूरा काम है उसके हमें छोटे छोटे सब पार्ट्स करने हैं और जो भी इंसान, जो भी एम्प्लॉयर, जो भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट उसमें एफिशिएंट है उसको वो काम हमें एलोकेट करना होता है। डिवीजन ऑफ वर्क यूजुअली दिया जाता है जो उसमें प्रोफिशिएंट है, जो उसमें निपुण है, उसे वो काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उस काम में मास्टर है उसे वही काम दिया जाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि अगर हर काम मास्टर्स कर रहे हैं या परफेक्ट किया जाता है तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, लास्ट आउटपुट, फाइनल आउटपुट, वो भी प्रॉपर क्वालिटी का या बेस्ट क्वालिटी का हमें मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है अथॉरिटी का मतलब कि आपको क्या अधिकार दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर आपको अधिकार दिया है तो बट ऑब्वियस आपको उस काम के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। अगर आपको अथॉरिटी दी है टू टेक द डिसीजन कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो आप अगर काम नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जा सकता है। इसका मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों इट गोज़ हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर किसी को अथॉरिटी मिल रही है तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल भी पकड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन। आप तो कॉलेज में भी अप्लाई करते होंगे या स्कूल में भी आपको डिसिप्लिन में रखा जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है टू फॉलो और टू अबाइड द रूल्स। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करना, उसे कहा जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर लेवल, आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पता होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो ये तीनों लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसकी दादागिरी चल रही है और बेचारा ये डिसिप्लिन में रहता है, ऐसे नहीं। सब ने अपनी अपनी तरह से डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर एक सुपीरियर है तो उसने अपने जो सबऑर्डिनेट को जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपरली देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर्स मिल रही है ये दो सुपीरियर्स से मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सुपीरियर कह रहा है कि आप जर्मन में लेटर ड्राफ्ट करो और ये कह रहा है कि मुझे वही लेटर मैंड्रिन मतलब चाइना की भाषा है उस लैंग्वेज में चाहिए। दोनों ने बोला कि मुझे 2 मिनट के अंदर लेटर ड्राफ्ट करके चाहिए, तो ये बेचारा सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसका काम पहले करूँ या इसका काम पहले करूँ, इसका काम किया तो ये नाराज़ हो जाएगा और ये सुपीरियर का काम किया तो ये सुपीरियर नाराज़ हो जाएगा। तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि अगर एक सबऑर्डिनेट है तो उसको इंस्ट्रक्शन एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। हो सकता है ये सुपीरियर 2 सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे दे तो चलता है, लेकिन अगर एक सबऑर्डिनेट है तो उसको इंस्ट्रक्शंस 2 सुपीरियर्स के पास से नहीं आनी चाहिए। आपको अगर एग्जांपल दे दे तो पापा कहते हैं ग्राउंड पे खेलने के लिए जाओ और मम्मी कहती है स्कूल जाओ। आप दोनों में से एक ही कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही घंटा है तो दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर्स मिल रही है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप मतलब यहाँ पे दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सबने मिलजुल के काम करना चाहिए। एक ग्रुप होना चाहिए, उसका एक ही हेड होना चाहिए। हेड मतलब उनको जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो एक ही इंसान होना चाहिए। एक ही प्लान होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि उसके पास 10-15 प्लान है, ऐसा नहीं। एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही इंसान इंस्ट्रक्शंस देने वाला चाहिए और ये सारे लोग मिल के काम करने चाहिए टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ध्येय
उन लोगों की एक ही मंजिल होनी चाहिए। इसका मतलब एक प्लान, एक ही बॉस, और ग्रुप में भी यूनिटी होनी चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव अटेन करने की कोशिश होनी चाहिए, तब हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक इंडिविजुअल देख लें, इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान है, जैसे कि हमारे पास एक इंसान है जो प्रोडक्शन में है, तो ये क्या बोलेगा कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा किसको मिल रहा है? कंपनी को। तो कंपनी के लिए मैं क्यों काम करूँ? मैं तो अच्छे से काम नहीं करने वाला। तो जब इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो फ़ायदा है वो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर हम इस इंडिविजुअल को कह दें कि अगर आपका प्रोडक्शन और अगर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेगा, और इससे क्या हो जाएगा? कंपनी का जो गोल है, जो कंपनी का टारगेट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो अटेन हो जाएगा, वो कंपनी कर सकती है। इसका मतलब इसका जो भी इंटरेस्ट है, इसका जो भी हम कह सकते हैं गोल है, उसका रूपांतर इसके गोल में होना चाहिए। क्लियर? तो अगर इंडिविजुअल प्रोडक्शन बढ़ाता है तो बट ऑब्वियस कंपनी का जो गोल है वो भी अटेन हो जाता है। इसका कुछ और टारगेट है और कंपनी का टारगेट कुछ और है, तो इन दोनों को टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सारी की सारी जो पावर है वो एक ही इंसान के पास है। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो यही इंसान लेगा, बाकी लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। आप एक छोटी सी देख लीजिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी धंधे की जो डिसीजन होगी वो ये सोल प्रोप्राइटर ही लेता है। मार्केटिंग से हो, अकाउंटिंग, डीलिंग, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसकी डिसीजन ये सोल ट्रेडिंग लेता है। लेकिन जैसे जैसे धंधे का जो साइज़ है वो ग्रो होता जाता है, सेंट्रलाइजेशन या कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इट गिव्स राइज टू डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के हेड्स अलग अलग होते हैं जो अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए एक ही इंसान था, यहाँ पे डिसीजन अलग अलग स्पेशलाइज इंसान लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल पे यूजुअली अप्लाई किया जाता है और सेंट्रलाइजेशन जो है वो शॉर्ट या छोटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन बिजनेस में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ एक फील्ड्स ऐसे होती है जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है और कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, पगार, मेहनताना, आप इसको अलग अलग नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सबऑर्डिनेट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, इसका मतलब एम्प्लॉय, जो वर्कर है उससे लिया जाता है। तो एम्प्लॉय का मेन इंटरेस्ट रहता है रेम्यूनरेशन, पगार के ऊपर। वो चाहेगा कि मेरी जो रेम्यूनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियर, ये चाहेगा कि जो सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है, वो उसके काम के हिसाब से उसको दी जानी चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो रेम्यूनरेशन है शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स, उसमें क्या काबिलियत है, उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, उसके हिसाब से उसकी हमें रेम्यूनरेशन देना है। अगर मैनेजमेंट उसको कम सैलरी देती है, रेम्यूनरेशन अनफेयर देती है, तो जो एम्प्लॉई है वो काम छोड़ के चले जाएगा। और आज के ज़माने में अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन बेस्ड अपॉन द स्किल, एफिशिएंसी, एबिलिटी of the employees. Now we go to the ninth one which is principle of scalar chain. ये scalar chain जो है ये क्या कहता है कि जो flow of information है और जो communication है वो properly होनी चाहिए। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था, जो भी, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जनरल मैनेजर है तो वो इंस्ट्रक्शंस देगा फंक्शनल मैनेजर को, फंक्शनल मैनेजर आगे देगा
सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शंस देगा फोरमैन को। ये बेचारे फोरमैन को काम करना था, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस जीएम ने एफएम को दिया, सुपरवाइज़र को, और फिर फोरमैन के पास गया। काफ़ी लंबी चेन थी। यहाँ पे एक टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट गया। वैसे ही अगर इसको काम हो गया तो वो सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर को बताएगा, फंक्शनल मैनेजर जनरल मैनेजर को बताएगा, बहुत सारा टाइम चले जाता है। इसीलिए ये जो स्केलर चेन है वो शॉर्ट होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी ये जो फोरमैन है, फोरमैन डी और फोरमैन जी, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दोनों भी आप साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ओके, जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन की जाती है उसे कहा जाता है गैंग प्लैंक। वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बहुत ही प्यारा ऐसा है। इट सेज द राइट थिंग्स शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ उस प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। हम बात करते हैं मैन और मटेरियल की, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, उसको द मैन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस टू डू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये बेस्ट वर्ड है। वैसे ही मटेरियल भी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग मिनिमाइज वेस्ट कर सके। वेस्ट नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलनी चाहिए। एफिशिएंसी मीन्स हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम हो जाता है, कॉस्ट कम और आउटपुट ज़्यादा, उसे कहा जाता है एफिशिएंसी। हम लोग अगले प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि हर एक सबऑर्डिनेट जो है, जो वर्कर है, उसको एक जैसा समझना चाहिए, कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो भी हमको आपको इक्वल देखना है, तो ये इक्वालिटी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, यू कैन से कि ये जो डिपार्टमेंट है उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे अगर आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे भी एक अकाउंटेंट है और यहाँ पे भी एक अकाउंटेंट है, तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि ये किसी डिपार्टमेंट का है तो इसका सैलरी ज़्यादा दे दो और इस अकाउंटेंट की सैलरी कम दे दो। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम लेवल पे काम करते हैं तो उनकी सैलरी और ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इक्वली। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है काम कितने टाइम के लिए करना है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर किसी वर्कर को बोला जाता है कि भाई आपको 4 दिन के अंदर निकाल देंगे हम काम से, तो वह क्या करेगा, पूरी मेहनत से काम नहीं करेगा। उसे पता है मुझे 4 दिन के बाद निकाल देंगे, तो वह अपना पूरा जी जान लगा के काम नहीं करेगा। लेकिन वही अगर हम कहते हैं कि आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, 6 महीने तक आपका काम जज किया जाएगा, अगर आपका काम अच्छा है तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये 6 महीने तक पूरी जी जान लगा के काम सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल जाती कि 6 महीने तक तो मुझे नहीं निकालने वाले, तो वो पूरी जी जान लगा के काम करेगा। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इससे क्या हो जाता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है सबऑर्डिनेट के पास कि वो सोचता है चलो कंपनी तो मेरी है, मुझे नहीं निकालेगी तो मैं क्यों ना अपना पूरा दे के ये कंपनी में काम करूँ, अच्छे से काम करूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है वॉलंटरली गिव वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। हर एक एम्प्लॉई ने, जो वर्कर है, जो सबऑर्डिनेट है, उसने अपनी जी जान लगा के काम करना चाहिए। उसके पास कुछ यूनिक या इनोवेटिव आइडियाज़ आती है तो उसने वो ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए। ओके, और मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, इस इनोवेटिव आइडियाज़ को उन्होंने रिवॉर्ड देना चाहिए, या फिर उन्होंने वहाँ पे उसकी पूरी तरह से उसके लिए कुछ तो भी आप कह सकते बोनस, इंसेंटिव्स वगैरह देनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो वर्कर है वो ये सोचेगा कि चलो मैंने कुछ अच्छा बताया तो मुझे उसके बदले में कुछ तो भी मिल रहा है, तो वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स, ये जो है इसको कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी में हर एक लोग
एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं या दोनों में मनमुटाव है, बहुत लोग इनमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो यहाँ पे ग्रुप में काम करना चाहिए, आपने एक परिवार समझ के काम करना चाहिए। यहाँ पे इसे कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ और एस्पिरिट दे कॉप्स। इस तरीके से हमने 14 प्रिंसिपल्स पूरे कर लिए हैं। इसके लिए आपको एक कोड बना के मैं देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसके बारे में कोई कोड पता होगा तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ इट। इफ़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके बारे में और नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।